तो बच्चों इस एपिसोड में हम आपको एक नई चीज़ बताएंगे। नई चीज़ कुछ नहीं है, बस कभी कभी क्या होता है कि किसी पॉइंट पर केवल 2 ही वेक्टर लगे होते हैं, केवल 2 ही वेक्टर, यानी जैसे एक ऑब्जेक्ट पर 2 फोर्स लगे हैं, या हमें किसी एवरेज 2 वेलोसिटी को किसी पॉइंट पर जोड़ना है, ठीक है, या हमको किसी पॉइंट पर 2 टॉर्क जोड़ने हैं। टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसे बल आघूर्ण बोलते हैं, है ना। जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, हम अक्सर कई सिचुएशन ऐसी आती हैं कि हमें किसी पॉइंट पर या किसी वस्तु पर या किसी ऑब्जेक्ट पर 2 वेक्टर क्वांटिटीज एक्ट हो रही होती हैं, लाइक फोर्स, 2 फोर्सेस, है ना, 2 फोर्स। तो हमें उनका रिजल्ट निकालना होता है, तो तब हम, आप चाहो तो स्केल से तो आप जानती हो कैसे निकालना है ना। एक वेक्टर को अज्यूम करो, उसका स्केल लो, उसको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बनाओ, 1 सेंटीमीटर को कुछ यूनिट मान लो। हमने बताया था ना इसको, एक एडिशन ऑफ द वेक्टर को जोड़ना ग्राफिकली, आप वैसे निकाल सकते हो, है ना। ऐसे एक के ऊपर दूसरा रखो और मिला दो, हो गया उसकी डायरेक्शन, और उसको स्केल से नाप के निकाल लो। वो तो था जियोग्राफिकल मेथड। और मान लो हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना स्केल है ना कुछ है, और हमको केवल पता है कि इस पॉइंट पर 2 वेक्टर क्वांटिटीज या इस ऑब्जेक्ट पर 2 वेक्टर क्वांटिटीज एक्ट हो रही हैं, और हमको उनका रिजल्ट निकालना है, ठीक है। अब की हमारे पास स्केल नहीं है, और ना हमें ज़्यादा नॉलेज है ना। हमें सिर्फ जोड़ घटाना गुणा भाग आता है। अब हमें सिर्फ जोड़ घटाना गुणा भाग आता है, हमें स्केल का यूज़ करना नहीं आता। तब हम क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, अब देखो आप क्या करना है, ठीक है। सबसे आसान होता है स्केल का यूज करके जियोग्राफिकल मेथड से आप निकालो, जैसे कि हमने अभी तक सब बताया, ठीक है। अब हमको स्केल हमारे पास नहीं है, हमारे पास एंगल मेजर करने वाला वो नहीं है, कंपास नहीं है, कंपास ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं। तो उसको मैं एंगल मेजर बोलता था, एंगल मेजर, सीधा चांदा बोलते थे हम लोग उसको हिंदी में, जब मैं पढ़ता था। तो अब हमको वहाँ, हमारे पास वो सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अब हमारे पास केवल मैथमेटिकल स्किल है कि हम लोग जोड़ घटाना कर सकते हैं, बस कैलकुलेशन कर सकते हैं। उस बेसिस पर हम सॉल्व करेंगे। देखो ये एक पॉइंट था P, ये मान लो एक ये बॉल है, एक ये बॉल है, इस पर 2 फोर्स लग रहे हैं, एक इधर से और एक इधर से। ये फोर्स लग रहा है F1 और ये लग रहा है F2, ठीक है। अब हम और उनके बीच का जो एंगल है वो है मान लो अल्फा। 2 फोर्स लग रहे हैं इस बॉल पर, उन फोर्स जो वेक्टर्स हैं, जो फोर्स की जो डायरेक्शन है, फोर्स तो वेक्टर होते हैं ना, तो और जो डायरेक्शन है ना, उनके बीच का एंगल है अल्फ़ा। और हमसे बोला जा रहा है कि बताओ इसका रिजल्टेंट जो होगा, जो इसका जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स कितना होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो अगर हमारे पास इसकी कुछ वैल्यू होगी, मान लो 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, और उनकी डायरेक्शन भी मान लो पता है, तो अगर हमारे पास स्केल और कंपास होता, वही चांदा होता, तो हम तुरंत उसको वेक्टर ड्रॉ करके वही लाइन खींच के, और उनको ये इधर से ऐसे मान लो ये ऐसे जा रहा था तो ऐसे करते हैं, और ये इधर जा रहा था तो जो भी एंगल ये बना रहा होगा, यहाँ से आगे भी बढ़ाओगे तो यही एंगल आएगा अल्फा। तो ये ऐसे गया, तो इसके हेड पर और इस वाले की टेल रख के ऐसे कर देते हैं F2, ये F1 था, और फिर पहले वाले के हेड से दूसरे वाले का, पहले वाले की टेल से
और फाइनल वाले का हेड, ये इसको मिला देते, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आता एफ नेट। इसको हम मेजर कर लेते जो भी स्केल थी, और जो भी हमने न्यूटन को सेंटीमीटर में जो भी कन्वर्जन किया है उससे नेट वैल्यू और कंपास से डायरेक्शन निकाल के बता देते कि इसकी डायरेक्शन ये होगी और नेट वैल्यू ये होगी। लेकिन अब हमारे पास क्या है कि वो चीज़ें नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, स्केल भी नहीं है। अब हमसे बोला गया ऐसे ही निकालो, तो हम कुछ नहीं करेंगे। अब हम क्या करते हैं कि ये बॉल का पॉइंट मान लेते हैं कि ये बॉल का पॉइंट है ओ। एक फोर्स इधर गया था F2, दूसरा फोर्स इधर आ रहा था F1, ठीक है। उनके बीच का एंगल था अल्फा। ये समझो, ये बॉल को एक पॉइंट मान लिया और बॉल पर दो फोर्स लग रहे थे, F2 इस डायरेक्शन में, F1 इस डायरेक्शन में, और दोनों के बीच का एंगल है अल्फा, ठीक है। अब हमसे बोला गया है कि मतलब इसको सॉल्व करो, इसका मतलब इसको निकालो। कुछ ज़्यादा ही ये फैल गया है एंगल, थोड़ा ऑब्ट्यूस है तो थोड़ा ऐसे रख लेते हैं। 90 डिग्री से मान लो कम है, जो भी है, थोड़ा देखने में कैसा लग रहा है पता नहीं, फिर मैंने F2 लिखना भूल गया। तो ये रिजल्ट हमको निकालना है बिना स्केल और बिना एंगल को मेजर किए हुए, केवल मैथमेटिक मदद से, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे, समझ में आया ना। ऐसे इसको अब हम सॉल्व करना सीखेंगे बिना, मतलब केवल मैथ की मदद से, बिना स्केल का यूज किए हुए। ये स्पेशली हम लोग तभी यूज करते हैं जब हमको दो वेक्टर पता हो और उनके बीच का एंगल पता हो। दो वेक्टर और उनके बीच का एंगल पता हो, बस दो ही चीज़, तभी हम इस चीज़ का यूज करते हैं, वरना ये चीज़ बहुत दिक्कत करती है। वरना मैथमेटिकल कैलकुलेशन से गलत भी हो सकता है। जब आप इंजीनियर बनोगे आगे या कुछ भी बनोगे ना, तो आपको अच्छा लगेगा जियोग्राफिकली वही लाइन वेक्टर से जोड़ के उस स्केल द्वारा यूज करके रिजल्ट निकालने में। लेकिन अभी सिर्फ अगर हमको दो वेक्टर पता हो और उनके बीच का एंगल पता हो, दो वेक्टर क्वांटिटी पता हो, उनके बीच का एंगल पता हो, तो हम उसको आसानी से बस सॉल्व कर सकते हैं। इससे ज़्यादा में ये ज़्यादा यूजफुल नहीं है। दो फोर्स और उनके बीच का एंगल पता हो तभी यूजफुल है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, ये एक मान लो पॉइंट O है, इस पर दो वेक्टर काम कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए एक को थोड़ा पैरेलल ले लेते हैं, बाकी आप एंगल ही चूँकि लिया है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की वैल्यू चेंज नहीं होगी, चाहे आप इसको ऐसे कर लो, दोनों को ऐसे, चाहे ऐसे नीचे ले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपका एक वेक्टर, एक क्वांटिटी मान लो हो गई ये F1 और दूसरा आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गई F2, और दोनों के बीच में एंगल है अल्फ़ा, ठीक है। कोई बात नहीं है। अब हमको इनका रिजल्ट निकालना है, ठीक है। तो हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि कोई भी वेक्टर अनचेंज्ड रहता है अगर उसको हम पैरेलली ट्रांसफ़र करें। अगर हम उसको पैरेलली ट्रांसफ़र करें और लेकिन उसकी केवल लेंथ ना बदलें, यानी उसकी वैल्यू ना बदलें, बताया था ना, बस उसी का यूज करेंगे। अगर हम ये F2 वेक्टर को पैरेलली ऐसे उठा के यहाँ रख दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वेक्टर में दो ही चीज़ें होती हैं, उसकी डायरेक्शन और उसकी वैल्यू, यानी उसकी लेंथ। तो अगर डायरेक्शन और लेंथ ना चेंज करो तो कहीं भी स्पेस में उठा के रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम ये जो F2 है ना, उसको ऐसे खिसका, इसको पैरेलली यहाँ पर ले आते हैं ऐसे। बिल्कुल, जब पैरेलली लाओगे तो ये एंगल और ये एंगल सेम रहेगा। तो देखो, ये पैरेलल है इसके, एक हमने पैरेलल यहाँ पर F1, जहाँ पर F1 ख़त्म हुआ था,
वहाँ के पॉइंट पर इसके पैरेलल एक लाइन खींच दी, ठीक है, डॉट लाइन, और जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ यहाँ पर मेजर कर ली, ये देखो। तो हम इसको भी तो F2 लिख सकते हैं, इस वाले को बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि वो तो मैंने बताया ही था। हमने इस F2 को यहाँ पर बनाया ऐसे, बिल्कुल पैरेलल लाइन और जितनी लेंथ है उतनी, ठीक है। तो अब आप देखो, एक वेक्टर हो गया ये F1 और ये हो गया F2 हैं। ये हेड कंटिन्यूटी में जा रहा है, हेड फ्लो कंटिन्यूटी में है। इस वाले हेड, ये जो F1 का जो हेड है उस पर F2 की टेल है, क्योंकि F2 का हेड का डायरेक्शन ये है तो हेड ये हुआ, F2 का टेल यहाँ पे है, F1 का हेड यहाँ पे है। यानी हम सीधा इसको सम कर सकते हैं, और ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आ गया ना। तो R इक्वल टू आपका आया F1 प्लस F2। ये देखो, ये R इक्वल टू F1 प्लस F2। अगर आप इनको ऐसे थोड़ा मिलाते हो ना, तो देखो ये पैरेलल इसके रहेगा, ये पैरेलल इसके रहेगा, तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, यानी समांतर चतुर्भुज। मतलब समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम टाइप का बन गया। ये पैरेलल हैं एक दूसरे के, इसके पैरेलल ये बनाई है, तो जब ये लास्ट लाइन जब ड्रा करोगे ये वाली, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी। ये सब आप जो लोग जानते हैं। तो R इक्वल टू, हम यहाँ से हमको मिला R इक्वल टू F1 प्लस F2। बस हमने केवल थोड़ी सी जियोमेट्री थोड़ी बनाई बस, ये हमारा रिजल्ट हुआ, और उसकी डायरेक्शन ये रहेगी। अब हमको ये R निकालना है, तो R वेक्टर में क्या क्या निकालना होता है, एक तो उसकी डायरेक्शन और एक उसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड। तो अब हमको R जो है, रिजल्टेंट वेक्टर जो R है, उसकी डायरेक्शन निकालनी है, यानी ये एंगल कि वो F1 से कितना एंगल बना रहा है। ये एंगल मान लो बीटा है। F1 और F2 दोनों वेक्टर के बीच का एंगल था अल्फा, और जो रिजल्ट है दोनों का, उनका वो मान लो F1 से एंगल बना रहा है बीटा, तो हमको बीटा निकालना है। और वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड इसका कुछ नाम दे दो, तो न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड मतलब OQ निकालनी है, लंबाई, लेंथ। हमें OQ यानी OQ की लेंथ अगर हमको पता हो जाए, L यही OQ की लेंथ, तो वो उसका मैग्नीट्यूड होगा, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। और उस रिजल्टेंट जो है वो दोनों का, उसका F1 से एंगल निकाल लेंगे बीटा। तो हम ये बोल सकेंगे कि जो रिजल्टेंट है दोनों वेक्टर्स का, यानी F1 और F2 का, वो F1 से ये एंगल बना रहा है। और F2 से अगर कोई पूछे तो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा। ये है अल्फा टोटल। तो निकालना बहुत आसान है। आप क्या करो, केवल हमने बताया ना कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास स्केल नहीं है, कुछ नहीं है, हमको केवल कैलकुलेशन से ही निकालना है। ये कैलकुलेशन से निकालने वाला सिस्टम सिर्फ दो फोर्स हों और उनके बीच का एंगल पता हो, तभी ज़्यादा यूजफुल रहता है। बाकी बहुत ज़्यादा ये कठिन हो जाता है। ठीक है, तो हमें ये R निकालना है, यानी ये हमें OQ निकालनी है। तो OQ निकालने के लिए ये OQ निकालना है, तो OQ के लिए आप क्या करो, OQ निकालने के लिए आप यहाँ से परपेंडिकुलर डालो और यहाँ पर मिला दो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे मिला दो, उसका नाम दे दो S थोड़ी देर के लिए। एक इसका भी नाम कुछ दे दो भाई M, एक इसका भी नाम दे दो कुछ T। ज़्यादा
आप टेंशन न लो। अच्छा, ये जो लंबाई थी वो F2 की जो लंबाई थी, यानी जो लेंथ थी, जो यानी जो वैल्यू थी F2 की, उसको आप केवल F2 ऐसे लिख लो। वेक्टर लगा दोगे तो मतलब डायरेक्शन है, तो OT को आप थोड़ी देर के लिए मान लो F2, केवल वैल्यू, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू के, इसीलिए हमने वेक्टर नहीं लगाया, ऊपर निशान नहीं लगाया। निशान लगा देंगे तो वो डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करेगा। केवल F2 लिखें तो मतलब सिर्फ उसकी वैल्यू बता रहा है, डायरेक्शन अब्सेंस है, सिर्फ स्केलर वैल्यू। F2 ऐसे और F2 में फ़र्क है। F2 में ऊपर अगर बार लगा दिया यानी वेक्टर का निशान लगा दिया तो ये डायरेक्शन को भी लेकर चलेगा। अगर आपने केवल F2 कहीं लिख दिया तो इसका मतलब है सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी केवल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। जैसे 10 न्यूटन है तो F2 का मतलब है केवल 10 न्यूटन, और अगर F2 वेक्टर लगा है तो 10 न्यूटन प्लस उसकी डायरेक्शन भी घुसेड़नी पड़ेगी। तो यहाँ हम केवल न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं। तो OT F2 हो गया, OM लेंथ केवल F1 हो गया। कुछ उसकी वैल्यू आपको पता ही है, चाहे फोर्स हो चाहे वेलोसिटी हो, न्यूमेरिकल वैल्यू तो आपको पता ही है। जो भी वेक्टर क्वांटिटी हो न्यूमेरिकल पता है, ठीक है। तो ये सिर्फ न्यूमेरिकल क्वांटिटी है OM। तो ये भी QM, जितना OT होगा उतना QM होगा, और जितना ये OM होगा उतना TQ होगा। तो जितना OM उतना TQ, जितना OT उतना QM, और उनकी लेंथ जो है वो F1 और F2 है। डायरेक्शन अभी नहीं ले रहे हैं, केवल अभी वैल्यू ले रहे हैं। तो ज़रा ये बताओ कि ये कितना होगा, ये MS, ये अल्फ़ा दिख रहा है एंगल, तो cos अल्फ़ा इक्वल टू MS अपॉन MQ, यही तो होगा। तो MS आ जाएगा MQ cos अल्फ़ा, MQ चलो चाहे QM कह लो, चूँकि हमने अभी डायरेक्शन नहीं लगाई है तो अभी केवल स्केलर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप QM भी लिख सकते हो। याद रखना, ये लेंथ को ऐसे लेंथ को आप QM कहो चाहे MQ कहो, कोई फ़र्क नहीं है जब तक डायरेक्शन नहीं लगाओगे। ऊपर वेक्टर लगा दिया तब आप QM को MQ नहीं लिख सकते हो, क्योंकि वो डायरेक्शन को इंक्लूड कर देता है। मतलब तब आप जो QM कहोगे तो उसका मतलब होगा Q से M, Q to M, और जब आप MQ कहोगे तो M to Q। तो MQ और QM इक्वल चीज़ नहीं होगी, याद रखना। लेकिन अगर हमने वेक्टर का निशान नहीं लगाया, यानी वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, डायरेक्शन की नहीं लिया है, केवल स्केलर लिया है, तो आप चाहे MQ कहो चाहे QM कहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपका MS निकल आया QM cos अल्फ़ा, और QM कितना था F2, तो F2 cos अल्फ़ा, MS निकल गया। अब आप ये पाइथागोरस इक्वेशन लगा दो ये। अच्छा, तो पहले पाइथागोरस के लिए क्या लगाओगे, हमको निकालना था OQ यानी वैल्यू, OQ निकालनी थी और उसकी डायरेक्शन निकालनी थी यानी बीटा रिजल्टेंट की, ठीक है। तो OQ स्क्वायर इक्वल टू QS स्क्वायर प्लस OS स्क्वायर। यही तो है ना, OQ स्क्वायर इक्वल टू QS स्क्वायर प्लस OS स्क्वायर। तो QS कितना होगा, ये QS, यहाँ से QS भी निकाल लो, साइन अल्फा इक्वल टू QS अपान MQ या QM। तो QS अपान F2, तो QS आ जाएगा आपका F2 साइन अल्फा। यहाँ से QS इक्वल टू F2, ये जो कि F2 है लंबाई, QM कह लो या F2 कह लो, साइन अल्फा, केवल स्केलर की बात हो रही है अभी। तो
QS की जगह पर F2 साइन अल्फा का स्क्वायर और प्लस OS की जगह पर OS की जगह पर OM प्लस MS स्क्वायर। OS पूरे को आप OM और प्लस MS लिख सकते हो ना, तो F2 साइन अल्फा का स्क्वायर और OM की जगह, और ये OM तो आपका F1 है, लेंथ केवल बात कर रहे हैं F1, क्योंकि अभी हम केवल न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तो OM F1 है और MS F2 कॉस अल्फा और पूरे का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2। सॉल्व कर दें क्या? सॉल्व करते हैं, है ना। ऐसे सीधे लिखेंगे तो आप बोलोगे डायरेक्ट लिख दिया एकदम, तो कहीं पर भी सॉल्व कर लो। यहाँ पे चलो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इस वैल्यू को सॉल्व करो तो F2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस F1 स्क्वायर प्लस इसको A प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलो, F2 स्क्वायर का स्क्वायर अल्फा प्लस 2F1 F2 कॉस अल्फा। अब देखो ये F2 स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लो, तो F2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस F1 स्क्वायर और प्लस 2F1 F2 कॉस अल्फा। तो ये आ जाएगा F2 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर, इसकी जगह पर 1 आ जाएगा ना, तो F2 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये आपका आ गया। तो ये OQ की लंबाई आ गई। OQ जो होगा OQ स्क्वायर इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस अल्फा, या OQ या कह लो कि पूरा जो R है, R वेक्टर, लेकिन उसकी केवल न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को दिखाते हैं वेक्टर में मॉड लगा के। ये देखो, अगर हमने OQ या वेक्टर R उसमें मॉड लगा दो तो इसका मतलब होता है कि हम सिर्फ वेक्टर R के मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो जब आप इसको रूट लोगे तो उधर आ जाएगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस अल्फा। ये यहाँ से हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, रिजल्ट जो निकलेगा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं, जो रिजल्ट निकलेगा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं इस वाले से। ये अगर हमारे पास दो वेक्टर फोर्सेस, मान लो फोर्स, यहाँ पर उदाहरण ले लो, एग्जाम्पल ले लो फोर्स का, तो अगर दो फोर्स लग रहे होते 10 न्यूटन और 20 न्यूटन के, और उनके बीच का एंगल मान लो होता अल्फा यानी 45 डिग्री, तो जो नेट फोर्स आता उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू आती अंडर रूट, पहला फोर्स 10 तो 10 स्क्वायर, दूसरा फोर्स 20 न्यूटन तो 20 स्क्वायर प्लस 2 10 20 कॉस 45 डिग्री। आप सिर्फ वैल्यू रखते और वैल्यू, सिर्फ वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखना, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू रखते तो आपको जो रिजल्ट आता, जो भी रिजल्ट आएगा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पता चल जाएगी। समझ में आया कि अगर हम 10 न्यूटन फोर्स और 20 न्यूटन फोर्स किसी बॉडी पर लगाएं, दो फोर्स 10 और 20 न्यूटन के, और उनके बीच का अगर एंगल 45 डिग्री हो या कोई भी एंगल हो, या दो वेलोसिटी हो सकती है, कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ हम फोर्स एग्जांपल ले रहे हैं, तो अगर पता हो कि दो फोर्स हैं उनके बीच का एंगल इतना है, तो जो रिजल्ट आएगा ना उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी वो आप सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू रख के यहाँ से निकाल सकते हैं। और अब जब आप निकाल लेंगे रिजल्ट वेक्टर, है ना, ये
तो अब आपसे अगर कोई अगर पूछे अच्छा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो कोई भी एक फोर्स से उसकी पहले डायरेक्शन निकालते हैं। तो मान लो ये जिस ओर F1 फोर्स लगा हुआ है, F1 फोर्स उसकी डायरेक्शन से अगर हमें निकालना है और वो एंगल है बीटा, तो हमको देखो हमको क्या क्या पता हो गया है, हमको R पता हो गया है यानी OQ ये लेंथ पता हो गई है, QS हमको ये पता ही था, F2 ये भी वैल्यू से था, तो QS पता है, R पता है, तो cos बीटा इक्वल टू QS अपान OQ, और QS ये यहाँ आपको पता ही था, तो F2 साइन एल्फा अपान और QS अंडर रूट वही F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस एल्फा। यहाँ से आप निकाल लेंगे कि जो रिजल्ट वेक्टर आएगा उसकी F1 फोर्स से डायरेक्शन क्या है, और अगर F2 फोर्स से डायरेक्शन निकालना है तो बीटा की जब वैल्यू निकाल लेंगे तो अल्फ़ा में घटा देंगे, तो ये रिजल्ट की F2 से अगर कोई डायरेक्शन पूछेगा तो अल्फ़ा माइनस बीटा करके निकालेंगे। तो इस प्रकार हमको रिजल्ट जो आएगा वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर उसकी हमको न्यूमेरिकल वैल्यू भी पता हो गई, और उस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है बीटा वो भी पता हो गई। तो ये मतलब केवल वो तरीका है जब केवल दो फोर्स लगे हों या कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी हो, फोर्स हो, कुछ भी हो, डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, मतलब दो वेक्टर क्वांटिटी हो और उनके बीच का एंगल पता हो, तब हम रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू और रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन बिना ग्राफिक्स के यानी बिना लाइन खींचे या ग्राफिकल या किसी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किए हुए केवल न्यूमेरिकल तरीके से निकाल सकते हैं, केवल न्यूमेरिकल तरीके से, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूजफुल तब नहीं होता है जब दो से ज़्यादा फोर्स लगे हों या उनके बीच ना, और उनके बीच का एंगल ठीक तरह से पता नहीं हो पाता है जब बहुत ज़्यादा फोर्स लगे होते हैं। ये मोस्टली यूजफुल है जब दो फोर्स लगे हों या दो वेक्टर लगे हों और उनके बीच का एंगल पता हो, दो वेक्टर क्वांटिटीज और उनके बीच का एंगल। तब समझ में आया? ये तरीका है निकालने का, ठीक है। ऐसे कोई भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसको रटने चाहो तो इसको दो फोर्स के लिए चूँकि फार्मूला है एक तरह से ये, तो चाहो तो उसको याद कर लो हैं, लेकिन मुझे लगता है आप इसको भले याद कर लो, रिजल्टेंट वेक्टर मतलब ये, इसको चाहो आप आर स्क्वायर भी लिख सकते हो कि आर स्क्वायर इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस अल्फा, या केवल आर यानी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू अंडर रूट करके याद कर लो हैं, या तो आर स्क्वायर करके, तो फिर आपको अंडर रूट नहीं याद करना पड़ेगा, उसको आप याद कर सकते हो। आप इसको याद करो, ये तो आप निकाल सकते हो बीटा एंगल कैसे निकालना है। बीटा एंगल आप ग्राफ से निकाल सकते हो, ये पिक्चर बना के भी निकाल सकते हो, इतना रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। QS आप निकाल ही सकते हो, F2 आपको पता है न्यूमेरिकल वैल्यू, अल्फ़ा पता है, तो F2 ये QS F2 साइन अल्फ़ा हो ही गया था, और ये वैल्यू आपको पता ही थी, सीधा निकाल सकते हो, ज़्यादा रटना नहीं है, रट्टा वट्टा मत मारो, समझो, ठीक है। तो ये था मेथड जब दो फोर्स और उनके बीच के एंगल पता हो, है उनके बीच का एंगल पता हो, तो दोनों मतलब फोर्स मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ, जस्ट मैंने फोर्स का एग्जांपल लिया है, आप वेक्टर कहो, ठीक है। कोई दो वेक्टर क्वांटिटीज हों और उनके बीच का एंगल पता हो तो हम उनका सम निकालते हैं केवल मैथमेटिक्स के द्वारा, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के द्वारा हम उस रिजल्टेंट जो वेक्टर आएगा उसकी वैल्यू और उसकी डायरेक्शन डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।